अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बेसिकली काफ़ी टाइम हो गया था मुझे यूट्यूब पे ये वीडियो बनाते हुए, और काफ़ी सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहा था। तो फाइनली जो है वो मैंने आप लोगों के लिए एक वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स क्रिएट किया है पूरा। और ये बिगनर से लेके एडवांस तक के लेवल के बच्चों के लिए है। और बड़े भी इसको ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि जिनको बिल्कुल भी जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट का नहीं पता या वो करना चाहते हैं, तो बिल्कुल जो है वो इस कोर्स में आप लोगों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल होगा ये। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें इस कोर्स को और अपनी स्किल्स को जो है वो इन्हेंस करें जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। एंड इसमें बिल्कुल ऐसे बच्चे के लिए भी ये कोर्स है जो कि जिसको मतलब समझने कंप्यूटर तक भी अगर चलाना नहीं आता, तो भी वो बच्चा जो है वो अगर ये कोर्स करता है तो वो वेबसाइट डेवलपमेंट को सीख जाएगा। जिसको इसकी ज़रूरत है उसको शेयर करें, और फिर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और स्टार्ट करते हैं फिर ये कोर्स। इंट्रोडक्शन टू वेबसाइट डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। इसके अंदर हम दो चीज़ों के ऊपर कवरिंग करेंगे, जिसमें हमारे पास फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड मैंने आपको समझाया था कि जो कुछ भी हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो फ्रंट एंड होता है। कोई सी भी वेबसाइट का, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जो कुछ भी आपको उसमें फ्रंट पे नज़र आ रहा है, वीडियोस चलती हुई नज़र आ रही हैं, और ये सब आपका फ्रंट एंड कहलाता है। ठीक है। और जो बैक एंड है वो भी कोडिंग से बनता है, कोडिंग से ही सारी चीजें होती हैं। और जो फ्रंट एंड है उसमें तीन चीजें यूज होती हैं, ये आप सेकंड पार्ट में देखें। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड, इसके अंदर जो है वो लर्न अबाउट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, द कोर लैंग्वेजेस फॉर क्रिएटिंग एंगेजिंग वेब एक्सपीरियंसेस। ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम बेसिक्स जो हैं वो तीन लैंग्वेज पे बेसिक्स हैं। कौन कौन सी? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML जो है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है। हम सबसे पहले HTML से ही स्टार्ट करेंगे, और HTML पढ़ने के बाद जो है वो हमें हम ये चीज सीख लेंगे कि किस तरीके से क्या कहते हैं, मार्कअप लैंग्वेज यानी कि टैग्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर वेबसाइट का कैसे खड़ा कर सकते हैं। वो मैं अभी करके भी दिखाऊंगा आपको ना। तो ये थ्योरी होने के बाद करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर हम HTML से स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रही थी। HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म है। HTML बेसिकली स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट को बनाने के लिए। जैसे होता है ना, जैसे जब हम कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही होती है, तो बिल्डिंग में सबसे पहले क्या, पिलर्स खड़े होते हैं, ईंटें रखी जाती हैं। तो HTML जो है वेबसाइट की ईंटों की तरह काम करती है, यानी कि स्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली स्ट्रक्चर है ये पूरा वेबसाइट को क्रिएट करने का। ठीक है। चाहे वो कोई सी भी वेबसाइट हो, दुनिया की कोई सी भी वेबसाइट हो, वो क्रिएट ही इसी स्ट्रक्चर के ऊपर होती है। सही है। उसका बेसिक एलिमेंट यही है। तो इसी वजह से हम सबसे पहले HTML पढ़ेंगे, फिर उसके बाद CSS, फिर जावास्क्रिप्ट। ये तीन होने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें फ्रंट एंड पहले पढ़ना है या बैक एंड पहले पढ़ना है। ठीक है। तो मैं आपको इसमें फ्रंट एंड भी बताऊंगा और बैक एंड भी बताऊंगा। जो बंदा फ्रंट एंड और बैक एंड के काम दोनों एक साथ कर सकता है एक ही वक्त में, उसको हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है। फुल स्टैक कहते हैं, फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं, और जो ये काम करता है उसको, इस चीज को कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट। और अगर किसी को सिर्फ एक चीज आती है, जैसे फ्रंट एंड आती है, तो वो फ्रंट एंड डेवलपर कहलाता है। और अगर किसी को बैक एंड डेवलपमेंट आती है तो वो बैक एंड डेवलपमेंट कहलाता है, मतलब डेवलपर कहलाता है। तो इस तरह से ये चीज काम करती है। अच्छा, एडवांस टेक्निक्स ओवरव्यू कर लेते हैं थोड़ी सी। Explore advanced topics including frameworks, APIs and database management that enhance web। तो वेबसाइट के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहले नंबर पे है फ्रेमवर्क्स, उसके बाद है APIs, फिर है डेटाबेस। तो फ्रेमवर्क्स बेसिकली क्या होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क ये होता है कि जैसे एक लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब वो कंप्लीटली सारी चीजें नहीं कर सकती। तो क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट अपना एक फ्रेमवर्क लॉन्च करती है, मतलब जो डेवलपर्स हैं जावास्क्रिप्ट को बनाने वाले, उन्होंने क्या करा कि अगर मुझे फ्रंट एंड पे काम करना है और मैंने जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है, तो मैं रिएक्ट JS के ऊपर काम करूंगा। रिएक्ट एक लैंग्वेज है जो कि फ्रंट एंड के ऊपर काम करती है, और वो फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट मेन लैंग्वेज है, उसका फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क यानी कि कुछ एबिलिटीज जो मेरे पास नहीं है वो उस फ्रेमवर्क के पास है। सही है। जावास्क्रिप्ट के पास कुछ एबिलिटीज हैं जो अब पूरा बैकएंड संभाल सकती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। लेकिन कुछ
कहीं कहीं पे जैसे जावास्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड का काम नहीं संभाल सकती, तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, फ्रेमवर्क यूज करते हैं। और फ्रेमवर्क में बहुत सारे फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल हैं और सारे फ्री हैं। रिएक्ट जेएस के नाम से बहुत पॉपुलर फ्रेमवर्क है जिससे हम फ्रंट एंड बनाते हैं। और इसके अलावा नोड जेएस के नाम से एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है जिससे हम बैक एंड बनाते हैं वेबसाइट का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। एपीआईज, एपीआईज क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल इंटरफेस को कहते हैं। यानी कि मैं जो है वो इस एपीआई को, मतलब एक बंदे ने काम करके रखा हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बना के रखी हुई है, आपकी वेबसाइट में सारा डेटा आ रहा है, आपको नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े, बस मुझे आपकी वेबसाइट से डेटा उठा के अपनी वेबसाइट पे शो करा दूं। तो अगर मैं ऐसा करना चाहता हूं तो मुझे आपकी वेबसाइट में एक एपीआई बनानी पड़ेगी और वो एपीआई को मैं कॉल करूंगा अपनी वेबसाइट के अंदर। सही, अभी थोड़ा सा शायद मुश्किल लग रहा होगा, जब हम इसके ऊपर काम करेंगे आपको समझ में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपनी आपकी वेबसाइट की एक एपीआई को अपनी वेबसाइट के अंदर कॉल करूंगा। तो मुझे अपनी वेबसाइट में ज्यादा काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शुरू से एंड तक कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ स्ट्रक्चर बना के छोड़ दूंगा और एपीआई को जैसे ही कॉल करूंगा तो आपका जितना भी डेटा होगा वो सारा मेरे पास आ जाएगा। सही है, वो भी आपकी परमिशन से। सही है, आप जितने भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं, फेसबुक हो गई और ये गूगल हो गई, ये अपनी एपीआईज प्रोवाइड करती हैं कि आपको अगर जैसे जैसे गूगल में जाके हम वेदर सर्च करते हैं ना, तो वेदर का जो डेटा है वो अगर मैं अपनी वेबसाइट में शो करवाना चाहता हूँ तो मैं अपना खुद तो जनरेट नहीं कर सकता। तो मैं एपीआई के जरिए उस डेटा को कॉल करूंगा कि कराची में इस वक्त क्या वेदर हो रहा है और वो वेदर मेरी वेबसाइट पे शो हो जाएगा। लेकिन कुछ एपीआईज फ्री होती हैं और कुछ एपीआईज पेड होती हैं। ज्यादातर फ्री होती हैं हमारे पास और कुछ होती हैं जो पेड होती हैं, और बहुत कम ऐसी होती हैं जो पेड होती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर आगे हम काम करेंगे, बात करेंगे। अच्छा, आगे है डेटाबेस। डेटाबेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डेटाबेस क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह यह है कि डेटाबेस के बगैर ना कोई काम नहीं हो सकता। यानी कि आप अपनी वेबसाइट तो बना लेंगे, आप अपनी वेबसाइट को लॉन्च भी कर देंगे, लेकिन जब एक यूजर आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो ऑब्वियसली अपना कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। तो इन्फॉर्मेशन जाएगी कहाँ पे? उस इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं तो सेव होना है ना। उस इन्फॉर्मेशन को सेव करवाने के लिए हमें डेटाबेस को यूज करना पड़ता है, ठीक है। अब उस डेटाबेस को कैसे चलाएंगे, कैसे यूज करेंगे, उसका एक अलग से टॉपिक है जिसको हम जिसके अंदर दो टॉपिक्स है। एक है माई एसक्यूएल के नाम से एक टॉपिक है डेटाबेस का, जो कि हम पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे बैक एंड डेवलपमेंट के बाद, क्योंकि बैक एंड डेवलपमेंट और एसक्यूएल जिसको हम कहते हैं डेटाबेस को, वो जुड़ा हुआ है एक साथ। यानी कि बैक एंड जो है वो अधूरा है एसक्यूएल के बगैर, ठीक है, या डेटाबेस के बगैर। तो डेटाबेस में दो तरीके के डेटाबेस होते हैं, एक होता है नो एसक्यूएल और एक होता है एसक्यूएल डेटाबेस। तो दोनों हम इसके अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। और बाकी कंपनीज जो इसको चला रही है, नो एसक्यूएल को चलाती है मोंगोडीबी एक कंपनी है, वो चलाती है, और माई एसक्यूएल के नाम की एक कंपनी है जो माई एसक्यूएल मतलब एसक्यूएल का डेटा चलाती है। एसक्यूएल कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज को, ये भी हम आगे देखेंगे। तो ये भी हमारा एक डेटाबेस के मॉड्यूल के अंदर जब हम जाएंगे तो डेटाबेस का सारा 1 to all हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक वेबसाइट विदाउट डेटाबेस बहुत अधूरी वेबसाइट कहलाती है, और उसके अंदर सिर्फ आप देख तो सकते हो सारी चीजें, लेकिन अपनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर नहीं दे सकते, ठीक है। जैसे कि मैं अगर फेसबुक पे जाता हूं तो फेसबुक के अंदर मुझे सबसे पहले जाके साइन अप करना पड़ेगा अगर मेरा अकाउंट नहीं है तो, या इंस्टाग्राम पे जाता हूं तो मुझे साइन अप करना पड़ेगा अगर मेरा अकाउंट बना हुआ नहीं है तो सबसे पहले जब मैं साइन अप कर लूंगा, साइन अप करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी इंफॉर्मेशन सारी की सारी कहाँ चली गई, उनके डेटाबेस के अंदर चली गई। अब उनके डेटाबेस में जब मेरी इंफॉर्मेशन चली गई तो उस इंफॉर्मेशन के जरिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन इन करूंगा फिर, ठीक है, क्योंकि मैंने कंफर्म पासवर्ड एक दिया हुआ है और अपना नंबर दिया हुआ है, जिससे क्या होगा, या तो मेरे ईमेल की वजह से वो मुझे एंटर करने देंगे कि भाई ये आपके वेबसाइट फेसबुक का होम पेज है और इसमें न्यूज फीड्स वगैरह, रील्स वगैरह, स्टोरीज वगैरह सब आ रही हैं, ठीक है। और इसकी वजह से यानी कि मैं जब मेरे पास वो साइन इन हो जाएगा तब जाके वो मुझे इंटरफेस नजर आएगा। तो ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है डेटाबेस के जरिए। यानी कि पहले आपने अपनी इंफॉर्मेशन वहां पे जाके सेव करवा दी, उसके बाद उसी इंफॉर्मेशन के जरिए आप पहले क्या बोल रहे हैं कि भाई ये मेरा यूजर नेम, ये मेरा पासवर्ड है, ये मैच होता है, पहले डेटाबेस के अंदर जाके मैच किया जाता है, वो मैचिंग कंफर्म होती है तो जाके आपको क्या कहते हैं, वो एक इंटरफेस नजर आता है कि भाई ये न्यूज फीड्स हैं, ये रील्स हैं और ये सारी चीजें आती है आपके सामने, ठीक है। तो ये डेटाबेस का काम है और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डेटाबेस आगे हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। स्किल लेवल कवर्ड, मतलब आप जो है दिस गाइड केटर्स टू बोथ बिगिनर्स एंड सीजन डेवलपर्स सीकिंग स्किल एनहांसमेंट।
ऑब्वियसली आपने अभी सिर्फ MS ऑफिस किया हुआ, आपने भी MS ऑफिस किया हुआ, MS ऑफिस किया हुआ, तो MS ऑफिस में लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो कि आप सीखते हैं, जैसे कि वर्ड पे आपने बनानी सीख ली होगी सारी चीजें, कार्ड वगैरह, एक्सेल पे आपने अच्छा डेटाबेस जो होता है वो थोड़ा थोड़ा एक्सेल जैसा होता है, थोड़ा थोड़ा, लेकिन कंप्लीटली नहीं होता। एक्सेल की शीट अलग होती है, एक्सेल की फाइल्स अलग होती है, डेटाबेस की फाइल्स अलग होती है, लेकिन जो बनाने का तरीका है ना थोड़ा बहुत वो सेम होता है, SQL डेटाबेस का, और एक्सेल थोड़ा सा अलग होता है। खैर, तो अब ये चीज आपने सीख ली, लेकिन आपकी स्किल्स जब एनहेंस होंगी तो ऑब्वियसली आप एक प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट बनाएंगे, क्योंकि अभी आपने प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट नहीं देखा हुआ, बिल्कुल भी आपने ये नहीं पता कि आपको प्रोग्रामिंग होती कैसे है, मार्कअप लैंग्वेज पे कैसे होती है, और प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कैसे होती है। जावास्क्रिप्ट इज प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, और HTML जो है वो प्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती, इसको कहते हैं हम मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर टैग्स होते हैं और बहुत सारी चीज होती है, जब हम अभी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, वैल्यूएबल इनसाइट्स फॉर एवरीवन, गेन इनसाइट्स, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी प्रेजेंटेशन, एप्लीकेबल टू ऑल स्किल लेवल्स, इंश्योरिंग कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग थ्रू आउट द प्रेजेंटेशन। पूरी प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो हम एक बेहतरीन तरीके से लर्निंग करेंगे, और प्रैक्टिकल साथ साथ मैं आपको करवाता रहूंगा तो आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं इसके की एलिमेंट्स क्या हैं इसके, ठीक है, और फंक्शंस क्या होते हैं। नंबर वन, definition of web development. Web development involves creating and maintaining websites that are functional and user friendly, ठीक है। हमें हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं जो कि फुली फंक्शनल हो, काम करती हो, और मेंटेन करती हो बहुत सारी चीजें। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि स्कूल का एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सही है, वो भी पूरी एक वेबसाइट की तरह होता है। वेबसाइट भी होती है उसकी, मोबाइल एप्लीकेशन भी होती है उसकी, और क्या कहते हैं आपका स्कूल के अंदर सारा मैनेजमेंट सिस्टम भी उसी के ऊपर चल रहा होता है, जैसे कि एग्जामिनेशन वगैरह, और आपका जितना भी ये फीस का स्ट्रक्चर है, सही है, सारी की सारी चीजें उसी वेबसाइट के ऊपर चली होती है। उसको कहते हैं हम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, यानी कि पूरा स्कूल या स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी इसको कहते हैं। तो इस तरीके की वेबसाइट बनाना बहुत ज्यादा टफ होता है एक बिगनर के लिए, लेकिन बाय द टाइम आप जब काम करते रहेंगे तो, क्योंकि इसके अंदर फ्रंट एंड भी होता है, बैक एंड भी होता है, डेटाबेस भी होता है, तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं इस तरह की वेबसाइट के अंदर। लेकिन हम स्टार्टिंग में ऑब्वियसली एक सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एस्पेक्ट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, इट इंक्लूड्स वेब डिजाइन, कंटेंट डेवलपमेंट, स्क्रिप्टिंग एंड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, डिजाइनिंग, वेब डिजाइनिंग अलग चीज होती है, वेब डेवलपमेंट अलग चीज होती है, मतलब थोड़ा सा फर्क होता है दोनों में। डिजाइन का मतलब ये होता है कि मैं डिजाइनिंग इतनी खूबसूरत करूं कि भाई जो भी वेबसाइट पे आए वो अट्रैक्टिव लगे उसको मेरी वेबसाइट, और वो उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारे, ठीक है। हमारे देखिए, हमें ना गोल सेट करना है कि बंदा हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो आके कितनी देर तक रुक रहा है और क्या उसको काम करवाना है या करना है, ठीक है। क्योंकि देखें, फॉर एग्जांपल हमने एक वेबसाइट बनाई है, और वो एक गोल तो हमारा ये भी है कि हम जो है वो क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, सही है, कि क्लाइंट को हम जो भी वो बोलेगा उस हिसाब से हम वेबसाइट बना के दे देंगे, एक तो ये गोल है। दूसरा ये कि अगर हम अपने लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो उसको वो किस तरह की होनी चाहिए, सही है। हमारी वेबसाइट ऑब्वियसली खूबसूरत होनी चाहिए, जब बंदा एंटर हो तो बोले यार बेहतरीन वेबसाइट है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको नजर आनी चाहिए। ये एक वेबसाइट है मेरी जिसमें मैंने अपना सारा डेटा, और ये आपके सामने नजर आ रहा है, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे सोशल मीडिया आइकन्स हैं, ये सारे आइकन्स हैं, ठीक है, और ये पिक्चर वगैरह, इसको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, हर चीज को आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से वेबसाइट ये बनती है, सही है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आप जस्ट अभी आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा था। अच्छा, साथ साथ मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ, मेरा एक पोर्टफोलियो है Behance के नाम से, behance.net, सही है। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो जितनी भी वेबसाइट्स मैंने बना के रखी हैं वो सारा मेरा डेटा है, सही है। वो सारा डेटा आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, ये सारी वेबसाइट्स बनी हुई है नीचे जितनी भी हैं, ये देखें, ये वेबसाइट है, ये सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, कुछ वर्डप्रेस के ऊपर हैं, कुछ शॉपिफाई के ऊपर हैं, कुछ कस्टम डेवलपमेंट है, कुछ PHP की डेवलपमेंट है, सबकी अपनी अपनी। ये देखें, कस्टम ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट है, ये प्रॉपर तरीके से एक जैसे एक वुमेन की कैटेगरी है, वुमेन की कैटेगरी के अंदर ब्यूटी की जो कैटेगरी है उसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। और इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, काफी सारी तो मैंने इंक्लूड भी नहीं करी हुई इसमें। और
ये सारी आपके सामने है, ठीक है, जिसको आप बाद में अपने पास भी देख सकते हैं, मसला नहीं है, सही है। तो ये हो गया सारा। और फिर उसके बाद देखिए आजकल मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हर चीज आपने खुद से करनी है, खुद से होगा भी नहीं ऑब्वियसली, जब तक आप कोई रेफरेंस नहीं लेंगे। रेफरेंस लेंगे आप चैट जीपीटी से, रेफरेंस लेंगे आप जो है वो जितने भी आपको एआई से कहीं से भी रेफरेंस मिल जाता है। हाँ, उसके बाद अगर आपने उठा के कोई चीज अपने पास डाल दी लेकिन वो चीज आपको समझ नहीं आ रही, वो सबसे बड़ा मसला होगा। उठाने के बाद जब आपने अपने पास उस चीज को डाल दिया तो आपको उसको समझना जरूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर फायदा नहीं है उसको कॉपी पेस्ट करने का, फिर तो कोई भी कॉपी पेस्ट करके कुछ भी बना ले। हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा करना है कि कॉपी पेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसको समझना भी है, समझना जरूरी है, सही है। बगैर समझे तो फिर फायदा नहीं है ना, बगैर समझे तो फिर बेकार है। फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट और फिर बैक एंड डेवलपमेंट और फिर है फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट आप देखें पहले कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू द विजुअल एलिमेंट्स, विजुअल कहते हैं देखने को, ठीक है। यूजर्स इंटरेक्ट विद इंक्लूडिंग लेआउट एंड डिजाइन, ठीक है, जो भी आपको नजर आता है, जो जैसे हम यूजर हैं फेसबुक के ऊपर, जो कुछ भी हमें नजर आ रहा है या दराज की वेबसाइट पर हमें जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब का सब फ्रंट एंड कहलाता है, ठीक है। और इसको हम विजुअल एलिमेंट्स भी कहते हैं, सही है। तो इसके डिजाइन को बनाना ये वेबसाइट के डिजाइनर का काम होता है, ठीक है, डेवलपर का काम नहीं होता, या फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। फ्रंट एंड डेवलपर और डिजाइनर एक ही चीज है। फ्रंट एंड डेवलपर और वेबसाइट डिजाइनर एक ही बात होती है, या एक ही बंदा होता है दोनों काम करने वाला, ठीक है। बैक एंड डेवलपर या कोडर या डेवलपर जिसे हम कहते हैं, वो बैक एंड डेवलपमेंट पे काम करता है, सही है। और अगर ये बंदे दोनों एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है तो उसको हम फिर फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। आगे हम देख सकते हैं बैक एंड इन्वॉल्व सर्वर साइड ऑपरेशन। सर्वर साइड कहते हैं कि हम डेटाबेस में किस तरह से डेटा अपना डलवा रहे हैं, सारा हमारा सर्वर मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा डेटा सेंड हो रहा है, रिसीव हो रहा है, कोडिंग हमारी ओके है, सारी चीजें ये बैक एंड डेवलपमेंट में हम देखते हैं, सही है। फुल स्टैक डेवलपमेंट, फुल स्टैक कंबाइंस बोथ फ्रंट एंड बैक एंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोवाइडिंग अ कम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन। तो लेकिन ऑब्वियसली इसमें एक मसला आता है कि हर बंदा कंप्लीटली सारी चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक समंदर की तरह है कि इतनी सारी चीजें हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, इतनी सारी चीजें हैं, सही है। और जब से एआई आया है तो हर चीज वो खुद ब खुद बनाया ही जा रहा है। कोडिंग तो आपके लिए नॉर्मली जनरेट हो जाएगी, लेकिन जब तक वो कोडिंग समझ नहीं आ रही ना फिर फायदा नहीं है। कोडिंग को समझना ही असल काम है। तो कोडिंग को समझने से पहले हमें HTML को सीखना है, HTML के बाद CSS को सीखना है, फिर जाके कोडिंग, तीसरे नंबर पर कोडिंग रखी है मैंने, सही है। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट आपको समझ में आ गई, इसको कहते हैं हम फुल स्टैक डेवलपमेंट। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं उसके, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। फोकस ऑन यूजर इंटरफेस। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं या बनना चाहते हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा सबसे पहले यूजर इंटरफेस, यानी कि यूजर क्या देख रहा है, इसको हम कहते हैं UI, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं UI, और यूजर इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। अब इसमें होता क्या है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट सेंटर्स ऑन क्रिएटिंग एंगेजिंग यूजर इंटरफेसेस एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि खूबसूरत से खूबसूरत आप इंटरफेस कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर आपने फोकस करना होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर। उसके बाद आ जाता है आगे HTML बिल्डिंग ब्लॉक्स। HTML के जरिए आप उसका ब्लॉक को बिल्ड करते हैं, यानी कि उसके अंदर HTML स्ट्रक्चर्स वेब पेजेस एंड इज एसेंशियल फॉर डिफाइनिंग कंटेंट लेआउट। तो वेब पेजेस क्या होते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर अगर मैंने बना दिया, कोई HTML का अगर मैंने स्ट्रक्चर एक बना दिया तो उसको हम वेब पेज कहते हैं, यानी कि वेबसाइट का पेज, सही है। अब वेबसाइट के पेजेस बहुत सारे हो सकते हैं, होम पेज होता है, कॉन्टेक्ट पेज होता है, अबाउट अस होता है, सही है। प्रोडक्ट का पेज होता है, प्रोडक्ट के अंदर सब प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती है, जैसे कि दराज में आपने दराज की वेबसाइट देखी आप लोगों ने, दिखाऊं खोल के दिखाऊं, तो दराज की वेबसाइट में आप ये देखें daraz.pk। अब ये वेबसाइट जब आपके सामने खुलती है तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ये सारा हमारे सामने क्या है, ये यूजर इंटरफेस है, सही है। अब देखें ये जो स्लाइड होता हुआ जा रहा है ना, इसको हम कहते हैं स्लाइडर। ये भी आप बनाना सीख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्लाइडर क्या होता है, उसके बाद ये देखें ये पॉपअप हो रहा है, ये कैसे हो रहा है ये भी हम देखेंगे, सही है। और ये पूरा एक बैनर लगा हुआ है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। और ये एक छोटा सा ये QR कोड बना हुआ है, सारी चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं। अब ये आ गया यहाँ पे फ्लैश सेल की एक कैटेगरी है जिसमें प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा सेल आउट होते हैं, तो उसकी इन्होंने एक कैटेगरी बना के ऊपर की तरफ लगा दिया, वो सिर्फ फ्लैश सेल में ही आएगा। उसके बाद आ जाते हैं इसके अंदर मजीद कैटेगरीज हैं कि कैटेगरी वाइज आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि जस्ट फॉर यू, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हमें अच्छा लग रहा है। बहुत सारे इसके अंदर प्रोडक्ट जो ऊपर की तरफ चल रहे हैं वो हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे और लाइन लगी हुई है इसमें, सो ऑन, ठीक है। तो और एंड में, अच्छा ये जो एंड में आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ से जो शुरू हो रहा है कस्टमर केयर से लेके
ये एंड हो रहा है यहाँ तक जो एंड हो रहा है ये पूरा का पूरा कहलाता है फूटर। क्या कहलाता है? फूटर। सही है। और हेडर, ऑब्वियसली इसका हेडर भी होगा फिर। तो हेडर क्या है इसका हेडर ये है, यहाँ से लेके जो दराज का पूरा ये ऑरेंज जितना भी है ना, ये सारा हेडर कहलाता है। और ये जो आपके सामने ये ऊपर 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 ये बटन्स नजर आ रहे हैं, ये लिंक्स नजर आ रही है ना, लॉग इन करें, साइन अप करें, तो यहाँ से लॉग इन पेजेस, साइन अप पेजेस, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर बना सकते हैं। हम हर चीज इसके अंदर जैसी वेबसाइट ये आपको नजर आ रही है ना, सेम ऐसी हम बना सकते हैं अपने पास। ठीक है। और उसके पीछे हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होती है, हर एक चीज के पीछे एक पेज होता है। अब जैसे मैंने अगर फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट खोला तो उसका वो पेज खुल जाएगा। जैसे मैंने ये प्रोडक्ट खोला तो इसका एक पेज इन्होंने पहले से बना के रखा हुआ, और उसके बाद उसके अंदर देखें कैटेगरीज मौजूद हैं। ये बैग्स की कैटेगरीज है, फिर उसके अंदर बैग्स की कैटेगरीज है, फिर बैकअप्स की है, बैकपैक्स है, फिर उसके अंदर फैशन पैक्स है। यानी कि हर एक कैटेगरी का अलग अलग पेज बना हुआ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो मैं उस कैटेगरी के पेज पे चला जाऊंगा। तो ये कहलाते हैं वेब पेजेस। सही है। तो ये वेब पेजेस इस तरह से काम करते हैं, और हर एक का अलग अलग डिफरेंट होता है पेज। सही है। सही है। इसके अंदर जैसे अब इसका होम पेज क्या होगा? इसका होम पेज होगा, जैसे कि मैं दराज पे क्लिक कर रहा हूँ, जो मेरा मेन पेज आया ना, इसको हम होम पेज कहते हैं। सही है। या इसको हम दूसरा नाम है इसका लैंडिंग पेज, इसको लैंडिंग पेज भी कहते हैं। यानी कि जैसे ही मैंने दराज की वेबसाइट खोली तो मैं इस पेज के ऊपर लैंड हो गया। सही है। तो इस तरह से हम इसका फ्रंट एंड देखते हैं। कोई सी भी वेबसाइट जो हमारे पास होती है उसका फ्रंट एंड और बैक एंड तो हम नहीं देख सकते। हाँ, एक चीज देख सकते हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ, जिसका हम कहते हैं कोड। तो दराज का अगर मैं कोड देखना चाहता हूँ HTML का, सिर्फ हम HTML का कोड देख सकते हैं। इसके अलावा हम कोई कोड नहीं देख सकते कि इसके पीछे क्या लॉजिक लगी हुई है, अनटिल और अनलेस उन्होंने लगाई, मतलब बाहर की तरफ रखा हुआ हो या नहीं रखा हुआ हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, राइट क्लिक करेंगे और व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे। व्यू पेज सोर्स पे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे कोडिंग नजर आएगी। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये HTML का कोड है, जो कि सॉरी ज्यादा ही हो गया। ओके, HTML का ये कोड है, और HTML के कोड के अंदर ये HTML से शुरू हो रहा है। ऑब्वियसली HTML का कंटेंट है, ये सारी चीजें लिंक लगी हुई हैं, बहुत सारी लिंक लगी हुई है। ये CSS की लिंक कहलाती हैं। CSS आप पढ़ेंगे इसके बाद HTML के। ये है जावास्क्रिप्ट, जो ट्राई से शुरू हो रही है, ये जावास्क्रिप्ट लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है। और ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर स्टार्ट होती है। सही है। और ये पूरी जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, जहां तक जैसे इन्होंने यहाँ तक इसको बंद कर दिया, उसके बाद दोबारा से एक और जावास्क्रिप्ट लगाई है। मतलब मल्टीपल इसके अंदर आप लगा सकते हैं जितना भी। अब ये तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। तो ये देखेंगे, ये सारी जो लगी हुई है, ये CSS लगी हुई है। सही है। जो हम सीखेंगे इसके अंदर HTML के बाद, फिर इससे CSS लगी हुई है। तो इसका तकरीबन मेरे ख्याल से 1-2 हज़ार लाइन का तो कोड होगा। अब ये सारा का सारा जो कोड है, इसके अंदर मिक्स कोड है। इसमें HTML भी है, इसमें CSS भी है, जावास्क्रिप्ट भी है, सब कुछ है। ये देख रहे हैं कहाँ से कहाँ तक का कोड है पूरा। अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं, मेरे ख्याल से 1000-2000 लाइन तो है इसमें। 4000 तक, 4900, ऑलमोस्ट 5000 लाइन्स का कोड है ये। ऑलमोस्ट 5000 लाइन्स का कोड है। आपको क्या लगता है ये एक बंदे का काम है? नहीं, एक बंदे का काम नहीं है, पूरी टीम है। इसके अंदर डेटाबेस डिजाइन करने वाली टीम अलग है, इसके अंदर फ्रंट एंड को डिजाइन करने वाली टीम अलग है। टीम वाइज काम होता है, क्योंकि देखें, जब एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम होता है ना, तो वो एक बंदे का काम नहीं है। उसमें हाँ, हर एक बंदे का इंडिविजुअल रोल होगा कि भाई फ्रंट एंड में एक टीम है, उस टीम के अंदर एक बंदा है जिसने एक पेज बनाया होगा। हाँ, जिसने एक पेज बनाया होगा, ये 2 पेज बनाए होंगे, ये कैटेगरीज बनाई होंगी, ये हो सकता है। अब ऑब्वियसली 5000 लाइन्स का कोड है, इसमें सिर्फ ये तो 5000 लाइन का भी आपको नजर आ रहा है। वो जो लिंक है ना, लिंक के अंदर अलग कोड है, वो अलग है। डेटाबेस इसका अलग है, वो चीज तो हम यहाँ पे देख भी नहीं सकते। तो वो सारा डेटाबेस इनके सर्वर्स में जाके सेव हुआ हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि एक बंदे का काम नहीं होता। अगर हम कोई बड़ी वेबसाइट पे काम करते हैं, अगर बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो हमें टीम वाइज काम करना पड़ता है। जिस तरह मैं यहाँ पे अभी काम करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जैसे मैं बैक एंड को मैनेज कर रहा होता हूँ, तो फ्रंट एंड को देखना पड़ता है। अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो फिर मसला नहीं है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली मेरे कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा। तो मुझे बंदे अलग से हायर करने पड़ते हैं, या मुझे अलग से बंदों को बोलना पड़ता है कि भाई 1 महीने का टाइम है मेरे पास, मुझे ये 4-5 पेजेस आप बना के दे दो। वो जब बना के देते तो फिर मैं अपनी वेबसाइट में इंटीग्रेट करूंगा। मतलब फिर उसको वो जब सेंड करेंगे मुझे उसका कोड, तो फिर मैं अपने पास इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो जब हमें बड़ी वेबसाइट बनानी पड़ती है तो हमें क्या कहते हैं, ये सारा काम खुद से करना पड़ता है। मतलब लाइक एक पूरी टीम को मैनेज करना पड़ता है, और उस टीम को जो मैनेज कर रहा होता है उसको कहते हैं हम प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है। वो प्रोजेक्ट को मैनेज करता है, और इस पूरे काम को कहते हैं सॉफ्टवेयर हाउस। सॉफ्टवेयर हाउस में जो भी काम हो रहा हो, सॉफ्टवेयर हाउस। ठीक है। लाइक अ सॉफ्टवेयर हाउस, यानी कि जहां पे सॉफ्टवेयर बन रहे हैं। ठीक है। तो दराज का कोड आपने देखा। अच्छा, गूगल का कोड कैसा होगा? जरा गूगल के कोड के ऊपर बात करते हैं। जरा गूगल का कोड कैसा होगा हमारा? google.com
क्या लगता है आपको? ये सिंगल एक पेज है गूगल का, बिल्कुल सिंपल सा पेज है, इसमें कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा, सही है, और जस्ट एक सर्च इंजन है ये, सही है, और कुछ भी नहीं है। अब अगर मैं इसको व्यू पेज सोर्स करता हूं तो जरा गूगल की कोडिंग देख, लेकिन इसका कोड देखें, सिर्फ और सिर्फ 120 लाइन का कोड है मेरे ख्याल से, हाँ 120 लाइन का कोड है। लेकिन क्यों इतना लंबा और इतना बड़ा कोड क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक चीज नहीं है, ये पूरा इंजन है, ये वेबसाइट नहीं है। देखें, वेबसाइट भी, वेबसाइट अलग होती है, इंजन अलग होता है। इंजन और वेबसाइट में फर्क है। अगर आप अपनी वेबसाइट को एज अ इंजन बनाएंगे तो फिर आपको इस तरह की कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट को इंजन नहीं बनाते, नॉर्मल वेबसाइट रखते हैं, तो फिर मसला नहीं है। इंजन का मतलब ये होता है कि अगर आपने वेबसाइट इस तरह की बनाई है गूगल जैसी, या गूगल का पहला पेज जैसे आपको नजर आया, तो वो पूरे इंटरनेट को खंगालेगा। क्योंकि आप जो कीवर्ड उसको देंगे कि भाई ये सर्च करो, तो वो क्या करेगा, वो जैसे ही आप कीवर्ड आपने इंटर किया तो क्या आएगा, वो सारा का सारा डेटा उठाएगा, पूरे इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स मौजूद है उन सब का डेटा उठाएगा और उन सब के डेटा को आपके सामने पहले पेज पे लाके रख देगा। कहने का मकसद ये है कि वो जो आप एक वर्ड लिखेंगे ना, उस वर्ड से उस वर्ड को मैच करेगा जितनी भी इंटरनेट पे वेबसाइट्स मौजूद है, उन वेबसाइट्स के अंदर अगर वो वर्ड आ रहा होगा तो आपके सामने ये नजर आ जाएगा। वेबसाइट मतलब लाइन से वेबसाइट आपको शो कर देगा। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ ये टैंप मेल के नाम से, सही है। अब देखें, टैंप मेल के नाम से ये पहला पेज तो आ गया, ये मुझे मिल गया, दूसरा भी है, तीसरा भी है, 5-6 लिंक्स हैं। अब आपने कभी इसके ऊपर नहीं देखा होगा, इसके ऊपर कभी गौर किया? ये देखें, गूगल के ऑलरेडी 10 पेजेस और मौजूद हैं, 10 पेजेस और मौजूद हैं सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर। सिर्फ एक कीवर्ड है, उसके ऊपर 10 पेजेस और हैं। हम कभी भी पहले पेज को छोड़ के दूसरे पेज पे जाते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5वें पेज पे जाता हूँ तो आप देखें क्या क्या आया हुआ है, फेक मेल जनरेटर, पता नहीं क्या क्या, कहाँ की। ये वो वेबसाइट्स हैं जो कभी भी ऊपर की तरफ नहीं आ पाती, पहले पेज पे नहीं आ पाती, इसलिए वो अंदर के अंदर ही रहती हैं और इसको सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है जो इसको जानता है, सही है ना। अब जैसे मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10वें पेज पे, सही है, तो 10वें पेज के ऊपर भी देखें, ये बहुत ही लो रेटेड और बहुत ही नीचे वाली वेबसाइट है जो कि बिल्कुल ही यूज नहीं होती। अब देखें आगे भी पेजेस हैं, 14, 15, 16, हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी देखा भी नहीं होगा ये वाले पेजेस। 16 पेज हैं सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर। ये तो सिर्फ एक कीवर्ड है जो कि मशहूर नहीं था। अगर कोई मशहूर कीवर्ड आप डालेंगे, फेमस कीवर्ड डालेंगे, फिर तो भाई लाइन लग जाएगी। तो इतनी वेबसाइट है। एक सर्वे के मुताबिक, मैं अभी कल ही पढ़ रहा था, उसमें जैसे पूरी दुनिया में हमारे 8 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, तकरीबन 8 बिलियन के करीब लोग हैं, और इस वक्त पूरी दुनिया में 50 बिलियन से ज्यादा वेबसाइट्स मौजूद हैं, वो भी कम बेश अप्रोक्सीमेटली, कंफर्म नहीं है कि इससे भी ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। तो वेबसाइट्स इतनी हैं, लोगों ने बना के छोड़ दी हैं, कुछ तो बनी बनाई हैं, मतलब बना के छोड़ दी हैं, कोई काम ही नहीं है। उसके बाद जो पॉपुलर हैं, बहुत चंद एक हैं जो पॉपुलर है, फेसबुक, गूगल, ये बहुत चंद में आती हैं, छोटी सी एक कैटेगरी है जिसमें आती हैं, और ये सारी सोशल मीडिया की वेबसाइट्स कहलाती हैं। और वेबसाइट्स की बहुत सारी कैटेगरीज भी होती हैं, ठीक है। कुछ एंटरटेनमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, कुछ जो है वो बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं। तो हर वेबसाइट का अलग अलग एक क्या कहना चाहिए, एक एस्पेक्ट होता है, एक काम होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखें आगे बढ़ते हैं। CSS स्टाइलिंग पेजेस, CSS को यूज किया जाता है पेज की स्टाइलिंग करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, HTML को यूज किया जाता है एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद क्या होता है, उसके अंदर सारी स्टाइलिंग वगैरह होती है, खूबसूरती दी जाती है, कमरा किस तरह डिजाइन होगा या सारी चीजें किस तरह से डिजाइन होंगी, वो ये काम करता है CSS उसकी खूबसूरती का काम करता है बेहतरीन तरीके से, सही। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट एडिंग इंटरेक्टिविटी मतलब, जैसे कि जावास्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट जो है कोडिंग की वजह से वेबसाइट के अंदर इंटरेक्टिविटी लेकर आएगी। इंटरेक्टिविटी क्या चीज होती है कि मैं अगर वेबसाइट के बटन पे, किसी बटन पे क्लिक करता हूं तो उसके बाद उसमें क्या ऑप्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्या काम परफॉर्म हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप फेसबुक पे जाते हैं या यूट्यूब पे जाते हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन पे क्लिक करते हैं या फॉलो के बटन पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसके फॉलोवर में इजाफा हो जाता है, यानी कि एक ऐड हो जाता है, और आपके पास वो बंदा या जो भी है वो लिस्ट में आ जाता है, साइड पे सब्सक्रिप्शन की लिस्ट में आ जाता है। तो इस चीज को, ये क्या हो रहा है, ये इंटरेक्शन कहलाता है, सही है। ये सारी चीजें इंटरेक्शन के लिए, आपको इंटरेक्ट आप जब करेंगे तो उसका कोई ना कोई आउटपुट आपको नजर आएगा। ये आउटपुट लेकर आने के लिए, ये इंटरेक्टिविटी लेकर आने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ेगा। ये चीज आपको मे भी शायद मुश्किल लगे, लेकिन ये कि तो अगर प्रैक्टिस आप करते रहोगे तो आपके लिए इजी होगा, कोई मसला नहीं है।
आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि फ्रेमवर्क्स हैं, हम एपीआईज यूज करेंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर यूज करेंगे। जावास्क्रिप्ट वर्क टुगेदर टू क्रिएट फंक्शनल एंड स्टाइल्ड वेब एप्लीकेशन। सिर्फ जावास्क्रिप्ट को के साथ मतलब अगर हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इन तीनों के साथ भी अगर एक वेबसाइट बनाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी सी वेबसाइट आपके सामने बन के आएगी। अच्छा, इन तीनों के बाद ना एक चौथी चीज होती है जिसको हम कहते हैं बूटस्ट्रैप। सही है। बूटस्ट्रैप में क्या होता है, बेसिकली जितनी भी CSS जो है ना, जो हम खुद से लिखेंगे, वो सारी की सारी CSS उसमें पहले से मौजूद होती है। बस आपने लिंक को कॉपी करना होता है और अपने पास डालना होता है, कॉपी पेस्ट। हाँ, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप होती है, जेक्यूरी होती है। जेक्यूरी अब नहीं चलती, बूटस्ट्रैप सबसे ज्यादा यूज होती है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक महीने आप एक बंदा है जिसने आपको एक दिन का टाइम दिया कि मुझे एक दिन में वेबसाइट चाहिए ही चाहिए, वो आपको इसका डबल पे कर रहा है या ट्रिपल पे कर रहा है। सही है। जितना भी पे कर रहा है वो आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट पे करेगा, क्योंकि एक दिन में उसको चाहिए 24 घंटे आपके पास। 24 घंटे के लिए अब वो उसने आपको एक थोड़ा सा मुश्किल डिजाइन दे दिया कि भाई ये बनाना है आपको 24 घंटे, पैसे जितना तुम बोलो मैं दूंगा। तो फिर आपको क्या करना होता है, या तो पहले तो आप चेक करते हैं कि आपने पहले से कोई बना के रखी हुई है, तो भाई उसी को आप थोड़ा सा चेंज करके उसको दे दो। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप बूटस्ट्रैप को यूज करते हैं जिसमें आपको CSS और HTML का कोड लिखना नहीं पड़ता। सही है। या फिर आप ChatGPT से कोड लिखवाते हैं और उसको सेटअप करते हैं और उसके मुताबिक एक UI बनाते हैं और उसके बाद फिर उसको फंक्शनल करते हैं जावास्क्रिप्ट के जरिए और फिर उसको दे देते हैं। 24 घंटे क्या, 2 घंटे का काम है। पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, जैसे कि मैंने आपको अभी फ्रेमवर्क्स की बात करी थी, सबसे पहला नाम मैंने रिएक्ट JS का नाम लिया था, और फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट होता है, एंगुलर होता है और Vue.js होता है। ये तीन बहुत पॉपुलर हैं, इसके अलावा भी हैं और ये सारे फ्री हैं। सही है। मतलब किसी के लिए हमें पे नहीं करना पड़ता। और रिएक्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है फ्रंट एंड के लिए। सही है। एंगुलर फ्रंट एंड के लिए और Vue.js, ये तीन जो हैं वो फ्रंट एंड के लिए होते हैं। और फ्रंट एंड वाले बंदे की जो एक नॉर्मल सैलरी होती है जॉब के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले, अच्छा, जॉब का तरीका ये होता है, अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हैं तो जॉब का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने सीख लिया, सीखने के बाद आपने इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप में आपको ये देखना होता है कि ऑफिस का एनवायरनमेंट क्या है। देखें, एक एनवायरनमेंट ये है कि मैंने आपको सिखा दिया, दूसरा एनवायरनमेंट ये है कि वहां पे जिस तरह काम हो रहा होता है ना, उस तरह से आपने काम करना है। ठीक है। हो सकता है आपको उन्होंने पेजेस बनाने के लिए दे दिए इंटर्नशिप के अंदर। इंटर्नशिप में आपको पे बहुत कम करी जाती है, जैसे कि आपको सिर्फ आने जाने का किराया दे दिया जाएगा या खाने पीने का दे दिया जाएगा और काम आपसे करवाया जाता है अच्छा खासा। लेकिन जॉब पक्की हो जाती है आपकी, और आपकी इंटर्नशिप अगर हो जाती है तो आप इजीली जो है वो जॉब करने के काबिल हो जाते हैं। और दूसरी चीज, आपको अपना लिंक्डइन पता है आप लोगों को? लिंक्डइन पता है? लिंक्डइन एक वेबसाइट है जहां से जॉब हासिल करी जाती है इन सारी चीजों की। मैं आपको दिखाता हूँ अपनी लिंक्डइन भी, ताकि उससे आप ये कि अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी आप लोग क्रिएट कर लो। प्रोफाइल है, इसमें आप इसको जितना बेहतर बना सकते हैं आपको बनाना पड़ता है। सही है। अपने जो भी आपने सर्टिफिकेट्स आपने लिए हैं वो सारे आपने यहाँ पे डिस्प्ले कराने हैं। जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स आपको डिस्प्ले कराने होते हैं। का नाम जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती है कॉन्टोर के नाम से, कॉन्टोर सॉफ्टवेयर हाउस, ये कंपनी है। सही है। चाहिए, ये इसका रियल पेज है। अब इसका ऑब्वियसली कोई HR होगा, HR को आप डायरेक्ट जो है वो बात कर सकते हैं इनसे। ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट उनके बंदे बैठे हुए होते हैं। ठीक है। और इनकी इंटर्नशिप्स होती हैं, इनकी जॉब्स होती हैं, बहुत अच्छा पे करते हैं। फ्रंट एंड वालों को भी अच्छा पे करते हैं और बैक एंड वालों को भी बहुत अच्छा पे करते हैं। बैक एंड का तो बहुत ही ज्यादा पेमेंट होती है, फ्रंट एंड की फिर थोड़ी कम होती है, लेकिन बैक एंड की बहुत ज्यादा होती है। पर मंथ आई गेस 2-2.5 लाख रुपए तो होती है उसकी, जिसका कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो। अभी ये हायरिंग कर रहे हैं सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, टीम लीड भी चाहिए इनको, 7+ ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। इसकी पता है बंदे की सैलरी कितनी होगी? कम से कम भी 10 लाख रुपए होगी। ये कम से कम भी 10 लाख रुपए पर मंथ इसको मिलेंगे, जो 7 साल का एक्सपीरियंस रखता है। लेकिन ये भी बहुत कम है, मैं आपको बताऊं ये कम क्यों है, क्योंकि 7 साल का एक्सपीरियंस अगर आप अमेरिका में शो करते हैं ना या चाइना में शो करते हैं, वो 7 साल का एक्सपीरियंस जो है आपको कम से कम भी 35 लाख से ऊपर मिलता है, पर वो डॉलर्स में पे करते हैं। इसलिए ज्यादातर जो लोग होते हैं वो पाकिस्तानी कंपनीज पे नहीं जाते, वो ऑनलाइन वर्क कर रहे होते हैं ताकि उनको वहां से ज्यादा पैसा मिले। ये होता है सारा सी। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इनसे ना करने से ये होता है कि आपको सीखने का मौका बहुत मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जाके प्रोफाइल बनानी है और यहाँ से लोगों से कनेक्शंस बनाना है, इंटरेक्ट करना है। सही, आगे बढ़ते हैं। बैकएंड डेवलपमेंट। बैकएंड डेवलपमेंट क्या होती है? रोल ऑफ बैकएंड डेवलपमेंट। बैकएंड डेवलपर का काम क्या होता है? मैनेज करता है वो सर्वर को। ठीक है।
लॉजिक को, डेटाबेस को, इंटरेक्शन, सही है, क्रूशियल फॉर एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी, एप्लीकेशन को चलने में जो मदद देता है ना, वो बैकएंड डेवलपर का ही काम होता है, ठीक है। दूसरा, कोर टेक्नोलॉजीज इन बैकएंड डेवलपमेंट, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले नोड जेएस का नाम लिया था आपके सामने। नोड जेएस सबसे ज्यादा यूज होती है। नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का ही फ्रेमवर्क है, ठीक है, और ये बैकएंड के लिए पूरा काम करता है। अगर आप नोड जेएस नहीं करते तो फिर आपको पाइथन पे करना पड़ेगा काम। पाइथन और नोड जेएस, देखिए कोडिंग अगर आपको आ गई ना एक लैंग्वेज के अंदर, तो फिर आप बाकी लैंग्वेज में भी काम कर सकते हैं। सिर्फ आपकी थोड़ी सी ना लॉजिक अच्छी होनी चाहिए। लॉजिक समझते हैं, जैसे जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है ना, उसको लॉजिक बनाने में अच्छा लगता है, वो इजीली बना सकता है। अगर आपकी थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स अच्छी है ना, तो आप जो है इजीली लॉजिक और प्रोग्रामिंग इजीली समझ में आएगी, सही है। उसके बाद रूबी एक लैंग्वेज है, उसके बाद पीएचपी एक लैंग्वेज है। ये सारी सर्वर साइड लैंग्वेज कहलाती हैं, जिसमें हम सर्वर मैनेज करते हैं, कोडिंग मैनेज करते हैं और डेटाबेस को मैनेज करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट में हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया था, एसक्यूएल, माई एसक्यूएल होता है, पोस्टग्री एसक्यूएल होता है, नो एसक्यूएल के अंदर मोंगोडीबी होता है फॉर डेटा हैंडलिंग, डेटा को किस तरह से हैंडल किया जाता है, सही। यूजर इंटरेक्शन एग्जांपल, यूजर किस तरह से इंटरेक्ट करेगा आपकी वेबसाइट पे आके या मोबाइल एप्लीकेशन पे आके, तो वो सारा काम कौन करता है, बैकएंड डेवलपर का काम होता है, उसमें उसको मैनेज करना होता है। व्हेन अ यूजर सबमिट अ फॉर्म, जैसे कि आपने एक साइन अप फॉर्म बनाया, साइन अप फॉर्म जो था आपका फेसबुक का, वो आपने लिख दिया पूरा, उसके बाद फिर सबमिट का बटन जब आपने दबाया तो फिर क्या होगा, द सर्वर प्रोसेसेस एंड रिटर्न्स द रेलिवेंट डेटा, उसके बाद फिर वो लिखा हुआ आएगा आपके सामने वेलकम और आपका नाम आएगा। की कॉन्सेप्ट इन बैकएंड डेवलपमेंट, इसके अंदर कुछ हम एपीआईज भी क्रिएट करते हैं, एपीआई बनाते हैं, रेस्टफुल एपीआई होती है, एपीआईज होती हैं, ऑथेंटिकेशन होती है। अच्छा, फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होती है, इसके ऊपर जरा देख लेते हैं कि अंडरस्टैंडिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट इनकम्पासेस बोथ फ्रंट एंड बैक एंड, ये आपको पता है। आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल्स, क्या क्या जरूरी है, स्किल्स फॉर डेवलपर्स, आपको क्या क्या आना चाहिए फुल स्टैक के लिए। प्रोफिशिएंसी इन एचटीएमएल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, सीएसएस अच्छी होनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए, और फिर बैकएंड लैंग्वेज इज क्रूशियल, यानी कि नोड जेएस। अगर आप बैकएंड कर रहे हैं तो फुल स्टैक कर रहे हैं तो आपको बैकएंड तो लाजमी आना चाहिए। बैकएंड पे ज्यादा फोकस होता है फुल स्टैक में, फ्रंट एंड पे इतना नहीं। जैसे फ्रंट एंड आपने ज्यादा नहीं भी किया हुआ और बैकएंड आपको ज्यादा अच्छा आता है, तो आप एज अ फुल स्टैक भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको भी राय दे सकते हैं कि भाई मैं तुम्हें भी समझा दूंगा फ्रंट एंड वाले। उसके बाद डेटाबेस एंड सर्वर में, क्योंकि काम ज्यादा है ना, डेटाबेस भी मैनेज कर रहा है, वो ऑथेंटिकेशन भी देख रहा है, वो सर्वर साइड भी देख रहा है, बहुत सारी चीजें देख रहा है ना एक बंदा, बहुत सारी काम कर रहा है, इस वजह से नॉलेज ऑफ डेटाबेसेस एंड सर्वर मैनेजमेंट इज वाइटल फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट। अगर आपके पास डेटाबेस को मैनेज करना आता है, आपको सर्वर मैनेज करना आता है, तो फुल स्टैक डेवलपर के लिए एक बहुत अच्छा रोल है ये, मतलब उसको ये चीज करनी आनी चाहिए फुल स्टैक डेवलपर को। फुल स्टैक डेवलपर एग्जाम्पल रोल ऑफ अ डेवलपर क्या होना चाहिए। फुल स्टैक डेवलपर्स कैन बिल्ड एंटायर वेब एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच। एक फुल स्टैक डेवलपर बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक एक पूरी एप्लीकेशन बना सकता है। जैसे कि मैं अपने आप को अगर बताऊं तो मैं डेटाबेस भी बना सकता हूं, मैं बैकएंड भी बना सकता हूं, फ्रंट एंड भी बना सकता हूं, और उन सबको मिला के एक अच्छी सी एप्लीकेशन आपके सामने बना के दिखा सकता हूं। इवन मैं उसी एप्लीकेशन को अपने एक मोबाइल फोन की मोबाइल एप्लीकेशन भी बना के दिखा सकता हूँ। बेसिक की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बड़ी एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे टाइम भी चाहिए, मुझे लेबर भी चाहिए, बंदे चाहिए कि भाई मेरे साथ काम करो आप, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन एक बेसिक एप्लीकेशन बनाना, एक पूरी एंटायर शुरू से लेकर एंड तक, वो मैं काम कर सकता हूँ। तो ये चीज आपके अंदर एबिलिटी आएगी टाइम बाय द टाइम, एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ फुल स्टैक डेवलपमेंट, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। पाकिस्तान में शायद इतने नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान से बाहर तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है, और पाकिस्तान में रहते हुए ऑनलाइन काम भी इसका बहुत ज्यादा है। आपको बहुत ज्यादा इसका ऑनलाइन काम मिल सकता है, मिल भी, और बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं जो कि आपको काम दे सकती हैं। जैसे कि लिंक्डइन है, वहां पे बहुत बड़ी बाहर की कंपनीज भी बैठी होती हैं। इवन गूगल भी हायर कर रहा होता है, गूगल भी अपने लोगों को हायर कर रहा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कहते हैं ऑफिस की जरूरत नहीं है, हमें ऑफिस में आने की जरूरत है, आप वहीं से बैठे बैठे भी अगर आप हमें अपने 9 घंटे या 7 घंटे दे सकते हैं, तो हम आपको पर आवर पे करेंगे। वो पर आवर कम से कम भी $50 पे करते हैं पर डे। तो आपके 9 into 5 कितना हो गया, 9 5 45, $450 पर डे का आपका बनता है, और मल्टीप्लाई बाय 30 डेज कर ले, आपको समझ में आ जाएगा। 500 भी लगा लेते हैं तो 5 3 15, ये होगा आपके कितना होगा, $15,000 तकरीबन महीना। शायद कम बोल रहा हूँ मैं, या शायद $1.5 बन रहा, कुछ बन रहा है। तो खैर ये चीज मैं आपको मतलब इतने बड़े ख्वाब इसलिए नहीं दिखा रहा कि भाई ये चीज आपको बाय द टाइम आएगी।
ये फॉर मैंने आज आपको बता दिया, कल से आपने सीखा, परसों से आप बोलो कि भाई मैं बस काम चाहिए मुझे, ऐसा नहीं होता। आपको टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आप बिल्कुल ही बेसिक पे हैं, जीरो पे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डेवलपमेंट मेरी बहुत ज्यादा चल रही होती है, या फिर कोर्सेज चल रहे होते हैं, जैसे आप लोग अभी आए हैं कोर्सेज पे। मैं मेरे पास अभी 2-3 कोर्स में रोबोटिक्स के ऊपर भी मैंने बहुत काम किया हुआ है, तो रोबोट्स भी बनवाए मैंने बच्चों को यहाँ पे। तो रोबोट्स भी के ऊपर मैंने पूरे पूरे कोर्सेज ना वो उसके ऊपर भी चला रहा होता हूँ। तो मतलब मल्टीपल चीजों में मैं इन्वॉल्व हूँ, मेरे पास एक एक चीज पे फोकस करने का टाइम नहीं है। और एक चीज पे फोकस करने का मसला ये भी है कि अगर आप एक चीज में फोकस करते हैं ना, तो फिर उसमें क्या होता है कि आपको पे तो मिल रही है, लेकिन मजा नहीं आता। मतलब लाइक मुझे दूसरी चीज भी करनी है, मैं चीजें एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। हाँ, एक चीज से बंदा बोर हो जाता है, सीधी सी बात। सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अच्छा, रिस्पॉन्सिव क्या चीज होती है, एक जरा ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सुन ले, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे। रिस्पॉन्सिवनेस ये होती है कि अगर मैं एक वेबसाइट को अपने लैपटॉप पे बना रहा हूँ, जैसे आपने अपनी वेबसाइट एक लैपटॉप पे बनाई, वो वेबसाइट अगर मैं मोबाइल पे खोलूं तो उसका पूरा लेआउट बिगड़ जाएगा। सही है, जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई, उसके अंदर आपकी हेडिंग आ गई, आपका नाम आ गया, सारी चीजें आ गई, वो चीज आपके लैपटॉप पे तो बहुत अच्छी चल रही है, सही है, वीडियो भी खुल रही है, वीडियो भी आपने लगा दी, पिक्चर भी लगा दी, बहुत अच्छा एक इंटरफेस के ऊपर आ रही है, पूरी बैकग्राउंड पे आ रही है। लेकिन वही चीज जब मैं मोबाइल पे खोलूंगा ना, तो वो पूरा इधर से सारा कट जाएगा, इधर से सारा कट जाएगा, बीच का हिस्सा आ रहा होगा, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन तो ऐसे होती है ना, और आपकी ये वाली एलसीडी या लैपटॉप की स्क्रीन इस तरह की होती है। ऑब्वियसली वाइड एंगल का फर्क होता है, मोबाइल में वाइड एंगल नहीं होता ना, मोबाइल में ये वाला एंगल होता है। तो इस चीज को कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। जब इस चीज के अंदर, जब मतलब हमें अपनी वेबसाइट के अंदर, कोडिंग के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस को मैनेज करना पड़ता है, यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस लेकर आनी पड़ती है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो कोड है वो ऑटोमेटिकली ये जज कर लेता है कि आपने अपनी वेबसाइट को मोबाइल पे खोला है या अपनी वेबसाइट को लैपटॉप पे खोला है, तो वो उसी हिसाब से पूरा लेआउट आपको दिखाता है। इस चीज को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस करना होता है। टेस्टिंग फेज में जाती है वेबसाइट ऐसे ही नहीं कि हमने बना के फौरन डाल दिया, ऐसा नहीं होता। वेबसाइट बनाई, उसके बाद फिर टेस्टिंग फेज में जाती है। वो टेस्टिंग होती है, हम लोगों को देते हैं कि भाई तुम लोग टेस्ट करो, उसमें कोई बग निकल रहा है, कोई मसला आ रहा है, चेकआउट करो। हाँ, चेकआउट का पेमेंट मेथड आप लगाओ, पेमेंट करके दिखाओ कि पेमेंट हो भी रही है नहीं हो रही। तो पहले भी वो टेस्टिंग में जाती है, ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्ट ही अपलोड कर दी, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो टेस्टिंग होने के बाद उसमें अगर कोई गड़बड़ निकलती है, फिर हम उसको सेट करते हैं, और गड़बड़ अगर अगर बहुत ज्यादा मसले आते हैं तो फिर उसको दोबारा से डेवलपमेंट फेज में लेके जाना पड़ता है, फिर से वो डेवलपमेंट में जाती है, फिर दोबारा सेट होती है, फिर दोबारा टेस्टिंग में जाती है। ये जब तक चलता रहता है जब तक वो प्योरली जो है ना बिल्कुल सेट ना हो जाए, बिल्कुल परफेक्ट ना हो जाए। ताकि देखिए, यूजर को हमें एरर थोड़ी दिखाना है। मैं अभी आपको अगर आपने फेसबुक के पोस्ट के ऊपर, पोस्ट के बटन पे क्लिक किया, उसने एरर आपको शो कर दिया, क्या फायदा? वो आप बोलोगे ये कौन सा एरर, समझ ये तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है। हाँ, लोडिंग टाइम भी मसला आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो लोडिंग टाइम कैसे सेट करेंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पे वो जो मैंने आपको बताया था ना, वीएस कोड। अच्छा, अभी वीएस कोड पे नहीं जा रहे, अभी बहुत सिंपल सी चीज करेंगे हम जाएंगे सीधा नोट पैड पे। ठीक है, नोट पैड पे क्या बनाया हुआ है मैंने ये। अच्छा, नोट पैड पे हम थोड़ा सा HTML का कोड लिखते हैं, और उससे मैं आपको ये समझाऊंगा कि HTML काम कैसे करता है। और जरूरी नहीं है कि हम नोट पैड पे करेंगे, नोट पैड को मतलब ऐसा है कि समझाने के लिए कि नोट पैड पे करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं लेके आपको चलूंगा VS कोड पे।